हाय फ्रेंड्स, वर्डप्रेस प्रीमियम प्लगइन डेवलपमेंट सीरीज़ में आप लोगों को स्वागत है। और ये आई थिंक 7th ट्यूटोरियल है। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो काम करेंगे आगे का उसका मैं दिखा देता हूँ क्या काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन देंगे यूज़र को, जो कि यूज़र यहाँ से रेटिंग कर पाए। सिर्फ वही नहीं, और रेटिंग में ही वो मतलब आगे का जो यूज़र रेटिंग है उसका एवरेज के ऊपर डिपेंड करके एक रेटिंग दिखाएगा। तो क्या होगा, कोई न्यू यूज़र जब विजिट करेगा तो उसको जो टोटल जो रेटिंग होगा उसका एवरेज करके एक रेटिंग तो यहाँ पे दिखेगा ही, ऊपर से वो भी रेटिंग कर पाएगा। और वो यूज़र एक ही बार रेटिंग कर पाएगा। कोई मान लो न्यू यूज़र साइट को विजिट करे तो न्यू यूज़र एक ही बार रेटिंग कर पाएगा, दोबारा रेटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर बिल्ड करके तो बहुत सारा यूज़र तो रेटिंग करेगा ना। सो उसके ऊपर बिल्ड करके हम यहाँ पे हम एक एवरेज रेटिंग दिखाएंगे। जैसे कि आप देखते हो ना, किसी रेटिंग साइट में IMDb होगा, IMDb का जो साइट है, मान लो ये साइट है ना, तो यहाँ पे रेटिंग ये है। सो यहाँ पे रेट दिस करोगे तो आप यहाँ से आप रेट कर पाओगे ना। तो रेट कर लिया मान लो, लेकिन मैं दूसरा बार रेट करने जाऊँगा, आई थिंक ये रेट करने नहीं देगा। देखो, दूसरी बार भी यहाँ पे रेट करने दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको रेट नहीं करने देंगे। एक यूज़र को एक ही बार रेट करने देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा कितना रेटिंग है, इस सब से बेस करके इतना सारा लोग रेटिंग किया है इस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इतना सारा लोग का एवरेज रेटिंग मिला के तो ये दिखाया ना 8.5। हम लोग का भी ऐसा ही होगा, ऐसे एवरेज रेटिंग दिखाएगा एक 8.5 या जो भी होगा। ऊपर से हम लोग यूज़र को एक ही बार ऑप्शन देंगे कि वो एक ही बार रेटिंग कर पाएगा, बार बार रेटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एक यूज़र एक ही बार रेटिंग कर पाएगा, ऐसा कुछ एक ऑप्शन देंगे। तो वो हम लोग शो कराएंगे यहाँ रेटिंग बोल के, ऐसा भी होगा और यहाँ पे शो कराएंगे। तो रेटिंग ये सब तो हम लोग मेटा वैल्यू से ले आ रहे थे ना, इसका वैल्यू मेटा वैल्यू में से शो किया था ना। तो ये तो हम लोग ऐसे मेटा वैल्यू से नहीं ले आ सकते, एक्चुअली ले आ सकते हैं, लेकिन ये तो दूसरा यूज़र का इनपुट है ना। तो हम लोग इसको अच्छा होगा कि अलग सा कोई डेटाबेस बना के इसको हम लोग मेंटेन करें। सो हम लोग वही करने चाहेंगे। तो देखते जाओ, धीरे धीरे आपको और भी आगे में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग हम लोग अभी एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं मान लो देता हूँ WP मूवी रेटिंग। ये 4 कॉलम का है, इसको गो कर देता हूँ। पहला फील्ड में मान लो ID का देता हूँ एक, और ये जो इंटीजर है वर्डप्रेस एक्चुअली इसको बिग इंटीजर हिसाब से यूज़ करता है। तो बिग इंटीजर लेंथ में देता हूँ 20, डिफ़ॉल्ट नन, ये सब नन देता हूँ। अच्छा, इसको मैं अनशाइन करता हूँ, इसको मैं करता हूँ, और ये प्राइमरी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मूवी ID, ये भी एक बिग इंटीजर होगा। कहाँ गया, बिग इंटीजर होगा ये भी, सॉरी बिग इंटीजर। तो ये भी मैं 20 ही देता हूँ। इसको भी मैं अनशाइन करता हूँ, और बाकी का ये सब रहने देता हूँ। जिसके बाद रेटिंग एक्चुअली फ्लोट वैल्यू होगा, तो इसको मैं फ्लोट करता हूँ, और इसका वैल्यू मैं 4.1 देता हूँ। अच्छा, 4.1, 2.1, 3.1, इसमें मतलब मैं जो डिफरेंस है वो समझाता हूँ पहले। मान लो 3.1 क्या है,
मान लो हम लोग रेटिंग रखे कि 5 से ज़्यादा कोई रेट नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम रेटिंग है 5। तो मान लो कोई यूज़र 5 रेटिंग दिया तो क्या हुआ 5.0, तो कितना टोटल हुआ 5 पॉइंट और 0, टोटल 3 डिजिट हुआ। मान लो हम लोग 10 रखे मैक्सिमम, तो कोई मान लो 10 रेटिंग दिया कोई मूवी को, ठीक है ना, तो कितना टोटल हुआ 10.0। सो कितना हुआ आपका हुआ 4, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे 4.1 ऐसे होता है। मान लो 100 अगर किसी मैंने रखूँगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसे करना होगा कि 5.1, ठीक है ना। और 0.1 मतलब ये जो आपका जो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक, ठीक है ना, वो है। तो मैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक रखूँगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 5.1.2.0 ऐसे करके, नहीं 5.1 to 5 ऐसे करके, उसके बाद 1 ही डिजिट लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं 4.1 रखा। तो इसको अनसाइन करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद ये फील्ड यूज़र आईपी हम लोग तो ये यूज़र आईपी फील्ड क्यों बना रहे हैं, मैं इसको भी मैं बता देता हूँ। हम लोग तो ये जो ऑप्शन है ना, कोई नॉर्मल यूज़र को भी ये ऑप्शन देगा। नॉर्मल यूज़र मतलब कोई नया विजिटर जो कि हम लोग का साइट में रजिस्टर किया हुआ नहीं है। अगर रजिस्टर किया होता तो हम लोग यूज़र को हम लोग ट्रैक कर पाते कि उसका यूज़र नेम देके, यूज़र नेम ग्रैब करके उसको हम ट्रैक कर पाते हैं कि ये यूज़र पहले किया है तो इसको नहीं करने देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ट्रैक करने का और ट्रैक करने का दूसरा कुछ उपाय सोचना होगा ना। तो हम लोग क्या ग्रैब करेंगे, हम लोग ग्रैब करेंगे कि यूज़र का आईपी, ठीक है ना, यूज़र का आईपी कि उस आईपी से एक ही बार मतलब हर एक का तो डिफरेंट आईपी होगा ना। आपका मेरा एक डिफरेंट आईपी होगा, आपका जो अब जहाँ से मेरा साइट विजिट करोगे कि दूसरा साइट विजिट करोगे, आपका तो आईपी डिफरेंट होगा ना। आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली। सो आपका तो आईडी डिफरेंट होगा ना। सो वैसे ही कोई डिफरेंट यूज़र अगर आएगा तो उसका डिफरेंट होगा। अगर मान लो मैं सेम यूज़र हूँ तो मेरा आईपी एक ही आएगा बार बार। सो इसलिए हम लोग उसका आईपी ग्रैब करेंगे और उससे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के हम लोग चेक कर लेंगे कि मतलब यहाँ से डेटा हम लोग आईपी जो है मतलब यहाँ से यूज़र का आईपी लेके हम लोग उसको चेक कर पाएंगे कि ये नया यूज़र है या फिर पहले विजिट किया हुआ है उस पोस्ट को। ऐसा करके हम लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक varchar होगा, उसका वैल्यू मैं मतलब 30 दे देता हूँ, ओके। तो चलो अभी इसको शेव करता हूँ। ओके ये हो गया। तो अभी इसको हम ड्रॉप करेंगे मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ से SQL क्वेरी लेना है ना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया। और एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये तो हम लोग का ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा ना। तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके सो अभी हम लोग को एक चीज़ सोचना होगा कि ये टेबल कब क्रिएट होगा। तो जब हम लोग का यूज़र हम लोगों का प्लगइन एक्टिवेट करिएगा तभी जाके ये डेटाबेस क्रिएट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को जो एक्टिवेशन जो हम लोग फंक्शन बनाए थे, जो हम पहले भी बोला था कि ये एक्टिवेशन फंक्शन तभी ट्रिगर होगा जब हम लोग जब कोई यूज़र हम लोग का प्लगइन एक्टिवेट करेगा उसी वक्त होगा, एक ही बार होगा, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे अपना क्वेरी रन करा सकते हैं। तो मैं इस क्वेरी को एक्चुअली मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो इसका नाम देता हूँ क्रिएट रेटिंग टेबल, इसका नाम देता हूँ रेटिंग टेबल। SQL बहुत बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। मुझे वैसा अच्छा कुछ
इससे अच्छा कुछ दूसरा नाम भी अभी नहीं सूझा, नहीं तो मैं दे देता। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को वो क्वेरी पास कराना होगा। तो क्वेरी कहाँ से मिलेगा, हम लोग जो ड्रॉप किया था वहाँ पे डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करके। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेरी आ गया, ठीक है ना। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसमें किधर गया, ये एक्टिवेशन है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें डायनेमिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखना डेटाबेस में हर एक टेबल में WP प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो हम लोग को ये प्रीफिक्स डायनेमिक करना होगा। इसलिए डायनेमिक करना है कि मान लो अभी मतलब वर्डप्रेस WP प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं अपना डेटाबेस में, कल को मान लो कोई चेंज हो ही सकता है, किसको पता। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का कोड ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रीफिक्स जो है वो भी डायनेमिक करेंगे। तो हम लोग प्रीफिक्स कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हम लोगों को ग्लोबल WPDB कॉल करना होगा। एक WPDB क्या करता है, WPDB आपको रॉ MySQL क्वेरी करने का मौका देता है। मतलब ये हुआ कि आप इसके थ्रू डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें डेटा इंसर्ट करा सकते हो, डिलीट करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो। जो भी एक SQL क्वेरी के थ्रू होता है वो उस SQL क्वेरी आपको वर्डप्रेस पे रन कराना होगा, तो आपको WPDB कॉल करना ही होगा। तो वैसे ही मैं WPDB कॉल किया, तो इसको मैं कॉपी कर लिया। और ये जो है प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स को मैं डायनेमिक करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि WPDB का ही एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है WPDB, जो ये वेरिएबल है, इसमें एक प्रॉपर्टी और भी आता है, इसका नाम है प्रॉपर्टी नहीं तो होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। सो ये जिसका नाम है प्रीफिक्स बोल के, प्रीफिक्स, इसके थ्रू हम लोगों का प्रीफिक्स मिल जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो आईडी है, आईडी को हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट किए थे ना, ये एक्चुअली हम लोग का MySQL में जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ ना, ये MySQL का बहुत पुराना वर्जन है आई थिंक, इसीलिए यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट वाला नहीं आ रहा है। जो कि ऑटो इंक्रीमेंट वाला आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे, ये जो मेन क्वेरी के बाद आ रहा है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर रहे हैं, सो हम लोगों को मेन क्वेरी के अंदर ही लिखना होगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ओके, ये आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, बाकी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ कराना होगा कि हम लोग को प्राइमरी की डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्राइमरी की आईडी को डिफाइन किया है, तो ये आफ्टर टेबल क्रिएट में किया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि टेबल क्रिएट होने के साथ ही हो जाए। ये एक्चुअली हो रहा है कि मैं MySQL का पुराना वर्जन है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टेबल क्रिएट होने के साथ ही ये क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पे लिखना होगा प्राइमरी की क्या होगा, आईडी होगा, आईडी मतलब हम लोग का जो आईडी कॉलम है उसको हम लोग प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग का क्वेरी हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा। वर्डप्रेस एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसा कुछ फंक्शन नहीं बनाया है एक्चुअली, इसमें वर्डप्रेस थोड़ा पीछे पड़ गया है, बस ऐसी चीज़ है। वैसे वर्डप्रेस बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम है वर्डप्रेस का। तो उसके लिए हम लोगों को WP एडमिन में एक update.php होता है, वहाँ से एक फंक्शन हम लोगों को उधर लेना होगा, WP डेल्टा बोल के। तो ऐसे तो हम लोग WP डेल्टा को यहाँ पे कॉल करोगे तो आपको एरर शो कर देगा, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस का जो
डिफ़ॉल्ट जो आपका जितना फंक्शन अवेलेबल है उसमें ये WP डेल्टा अवेलेबल नहीं किया हुआ है। सो हम लोग को वो फाइल पहले यहाँ पे कॉल करना होगा। किस फाइल को कॉल करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना आपका WP एडमिन के अंदर इंक्लूड्स में जाओ। इंक्लूड्स में जाने के बाद upgrade.php इसमें ढूंढो एक चीज़ इसका ढूंढो db डेल्टा बोल के चीज़ ढूंढो। यहाँ पे अब ढूंढोगे तो देखना, यहाँ पढ़ के ठीक से एक बार आराम से देखना कि इसमें आप क्वेरी एक्चुअली पास करा सकते हो इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन को हम लोग को वहाँ पे कॉल करना होगा, इस फंक्शन को हम लोग को वहाँ अवेलेबल करना होगा। सो उसके लिए मुझे इस फाइल को पहले कॉल करना होगा। तो इस फाइल को हम लोग कैसे कॉल करेंगे? तो कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फाइल रिक्वायर करना होगा। रिक्वायर क्या? ये जो फाइल है अपग्रेड DB, तो वो करना होगा। उसके लिए अपग्रेड DB कैसे हम लोग रिक्वायर कर पाएंगे? वो तो बैक एंड में है। उस फाइल को हम लोग कैसे यहाँ पे कॉल कर पाएंगे? उसके लिए हम लोग कांस्टेंट मिलता है। कांस्टेंट जो है एब्स पाथ। अच्छा, ये एब्स पाथ क्या करता है? एब्स पाथ ये करता है कि आप जिस डायरेक्टरी में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हो, आपका वर्डप्रेस का रूट डायरेक्टरी उसका पाथ देता है। मेरा कहाँ पे इंस्टॉल किया हो? मैंने अभी न्यू THM बोल के मैंने फोल्डर बनाया हुआ हूँ। सो मेरा ये एब्स पाथ ये हो गया। इसका मेरा एब्स पाथ मतलब यहाँ तक का एब्स पाथ ये शो करेगा। ठीक है ना? आपका जो वर्डप्रेस जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ का पाथ शो करता है एब्स पाथ, मतलब वर्डप्रेस का रूट डायरेक्टरी शो करता है। उसके बाद कॉन्कैटिनेट करके उनको स्लैश क्या है WP एडमिन स्लैश इंक्लूड्स उसके बाद upgrade.php मैंने जो दिखाया था, ये जो है upgrade.php, इस फाइल को कॉल करना होगा। upgrade.php इसको कॉल करना होगा। ठीक है ना? तो हम लोग को यहाँ पे DB डेल्टा फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। सो DB डेल्टा फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो उस DB डेल्टा फंक्शन में ही हम लोग, अगर हम लोग का ये जो क्वेरी है इसको पास करा देंगे तो हम लोग का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? सो मैं बैकएंड में जाता हूँ। तो अभी तो ऐसे क्रिएट नहीं होगा। इस फंक्शन को हम लोग कब रन कर रहे हैं? जब हम लोग का प्लगइन एक्टिवेट होगा तभी जाके ये मतलब फंक्शन ट्रिगर होगा ना। सो हम लोगों को प्लगइन्स के अंदर जाना होगा। अच्छा, प्लगइन्स के अंदर जाके, अच्छा अभी तो नहीं है ना, हम लोगों को डिलीट कर दिए थे ना। चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये नहीं है अभी। तो हम लोग इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद इसको फिर से एक बार एक्टिवेट करेंगे। ठीक है ना? और अभी हम लोगों का सब कुछ ठीक होगा तो ये टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। हाँ देखो, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। ये देखो, ये टेबल क्रिएट हो गया। सो हम लोग का ये फंक्शन बराबर रन कर रहा है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसका आगे का काम करेंगे।